BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। पैनामा लीक्स के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से तफ्तीश करने वाली टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। आगे क्या होगा? जो सिफारिशात जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की हैं ये बहुत अहम है और इसको इग्नोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच नहीं कर सकता। अफगानिस्तान से मुत्तसिल पाकिस्तान के सरहदी शहर चमन में ज़िले पुलिस के सरबराह एक बम धमाके में हलाक, मज़ीद कई अफराद हलाक और ज़ख्मी भी। और मिलेगा किस्मत के धनी एक ऐसे नौजवान से कि जिसके शौक और लगन ने उसे मुंबई के गरीब मोहल्ले से दुनिया के मशहूर तरीन बैले स्कूल पहुंचा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के असासों और ज़राए आमदन की तहक़ीक़ात करने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी हतमी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा करवा दी, जिस पर समाअत के लिए अदालत ने अगले सोमवार का दिन मुक़र्रर किया है। अदालत ने JIT की कार्रवाई के बारे में ख़बरें शाया करने पर द न्यूज़ नामी अखबार को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया। इस मौके पर नामनिगार शहजाद मलिक भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जहाँ से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला ये काफिला वज़ीर-ए-आज़म का नहीं बल्कि नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम का है। JIT के अरकान ने अदालती अमले की बजाय सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान को 60 रोज़ की तहकीकात का निचोड़ अपने हाथों से पेश किया। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट तो जमा करवा दी है, लेकिन कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने और इस पर फैसला देने में कुछ वक्त दरकार होगा। माहिरीन के मुताबिक JIT का पेश होना कानूनी जंग के एक मरहले की तकमील है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद कई मराहल बाकी हैं। जिसके खिलाफ फैसला करना हो उसके सुने बगैर कि किस मवाद पर उसके खिलाफ फैसला हो रहा है, वो फैसला माना नहीं जा सकता। इस पर भी कुछ वक्त लगेगा, तो 20 के बाद नज़रें फिर आगे आगे जाती रहेगी। 20 पे आके नज़र रुक नहीं जाती। तारीख की सुई वहाँ पे रुकती मुझे दिखाई नहीं दी थी। JIT की पेश करदा रिपोर्ट की बुनियाद पर कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगी, लेकिन बाज़ माहिरीन के मुताबिक JIT की सिफारिशात ही नवाज शरीफ के हक़ में या उनके खिलाफ फैसले की बुनियाद होगी। ये जो JIT ने आज जो भी जमा करवाया है वो उनकी न सिर्फ रिपोर्ट है, जितनी उन्होंने शहादतें इकट्ठी की हैं, जितना उन्होंने और मवाद इकट्ठा किया है, उसके साथ साथ वो अपनी सिफारिशात भी आज उन्होंने दे दी होंगी। तो मैं समझता हूँ कि जो सिफारिशात जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की हैं ये बहुत अहम है और इसको इग्नोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच नहीं कर सकता हर 2 सूरत में। शरीफ ख़ानदान का मुकदमा अपनी जगह, लेकिन अदालत उज़्मा ने गलत रिपोर्टिंग के इल्ज़ाम में जियो ग्रुप को तौहीन अदालत में इजहार वजूह का नोटिस, जबकि सिक्योरिटी एंड स्टॉक एक्सचेंज कमीशन के सरबराह के खिलाफ रिकॉर्ड में रद्दोबदल के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया है। शहजाद मलिक, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने JIT की इस रिपोर्ट की नक़ूल फ़रीक़ैन को भी फराहम करने की हिदायत की, जिसके बाद ये रिपोर्ट बाज़ाबिता तौर पर न सही लेकिन मीडिया तक भी पहुँच गई। नामनिगार शहजाद मलिक ने भी ये रिपोर्ट देखी है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से वो बराह रास्त मौजूद भी हैं। शहजाद, अहम तरीन नुक्ता क्या है इस रिपोर्ट में? जी आलिया, इस रिपोर्ट में जो अहम तरीन नुक्ता है वो ये है कि JIT ने जो अपनी सिफारिशात दी हैं, जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उसमें ये कहा गया है कि शरीफ जो इसमें दरख्वास्त गुजारों ने जो जिन पर इल्ज़ाम था, जिनमें नवाज शरीफ और उनके 2 साहबजादे और मरीम नवाज शामिल हैं, उनको जब JIT ने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया तो उनके बयानात में और उनके रहन सहन में और उनके जो ज़राए आमदन है उसमें बहुत ज़्यादा तज़ाद पाया जाता है। जी, तो क्या ये तय नहीं किया जा सका कि नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान अपने ऐलान करदा असासों से ज़्यादा दौलत रखते हैं या नहीं? अभी तो इस बारे में चूँकि ये मामला अभी उन्होंने सिफारिशात दी हैं, अभी इस पे बहुत ज़्यादा डेलिब्रेशंस होगी, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में बल्कि फ्रीकैन भी करेंगे। लेकिन जो उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं JIT ने और जो सिफारिशात दी हैं उसमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि इनके जो ज़राए आमदन हैं वो उनके जो रहन सहन है उससे बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखते। इसका मतलब जो कानूनी माहिरीन है वो ये निकालते हैं कि इन्होंने जो भी ज़राए आमदन इनके थे वो उन्होंने
जाहिर तो नहीं की, अलबत्ता छुपाई ज़रूर थे, जिसके बारे में JIT ने इस हवाले से अपनी रिकमेंडेशन दी। अच्छा शहजाद, इसका मतलब क्या ये भी है कि शरीफ ख़ानदान अपनी दौलत का कानूनी जो जवाज़ है और ज़राए हैं वो फराहम नहीं कर सका है? नहीं, ऐसा नहीं है, चूँकि ये तो अभी सिर्फ JIT ने सिफारिशात दी हैं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो JIT की सिफारिशात हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट मेनोआन अमल दरामद करे। ज़ाहिर है कि इस पर सवालात उठेंगे, एतराज़ात आएंगे, और एतराज़ात के जवाब भी इस JIT की टीम को अगर अदालत मुनासिब समझे तो उनको भी बुला सकती है। लेकिन अभी इस लिहाज से ये कहना कि उनके जो ज़राए हैं, आमदन है, वो उसको गैर कानूनी कहा जा सकता है जब तक इस पर कोई अदालत उज़्मा कोई हतमी फैसला नहीं देती। इस बारे में ख़ास तौर पर कोई राय जो है वो कायम नहीं की जा सकती। तो अब मामला कहाँ जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्या नई तफ्तीश होगी? देखें, ये अब सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो इसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार करती है, क्योंकि इस नैब जो JIT ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें नैब का भी एक हवाला तो ज़रूर दिया गया है रेफरेंस दायर करने के बारे में, लेकिन ये हतमी नहीं है। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। और जब पनामा लीक से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत के दौरान ये मामला उठाया गया था और नैब के उस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन है उसको बुलाया भी गया था, तो उनके जो सुप्रीम कोर्ट के नैब के मौजूदा चेयरमैन के बारे में रिमार्क्स थे, उससे यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर ये मामला नैब को भेजने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामाबाद से शहजाद मलिक, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की साहिबजादी मरियम नवाज़ ने ट्वीट की है कि शरीफ फैमिली पर सबूत न देने का इल्ज़ाम लगाने वाले आज सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली के कारोबार की 1960 से अब तक के सबूतों की ट्रॉली देख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफ़क़त महमूद ने अपनी ट्वीट में जंग ग्रुप पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो वज़ीर आज़म को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने ट्विटर पर अपने पैगाम में लिखा है कि फ़ैसला इस बात का होना है कि मुक़द्दमात कानून के मुताबिक तय होंगे या फिर सोशल मीडिया पर, और इनकी पैरवी वकील करेंगे या फिर मीडिया मैनेजर्स। और सहाफ़ी नसीम ज़हरा ने इस हवाले से लिखा है कि अब मज़ीद एक हफ्ते तक आराम से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, साजिशों का जिक्र और रिपोर्ट सुनिए। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िला चमन में होने वाले बम धमाके में DPO किला अब्दुल्ला साजिद मोहम्मद समेत 3 अफराद हलाक जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक ज़ख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक है। तफसील के साथ आदिल शाह से। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक नामालूम अफराद ने बोगरा रोड पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। ये धमाका उस वक्त हुआ जब किला अब्दुल्ला के DPO साजिद मोहम्मद की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। DPO की गाड़ी धमाके की जद में आई, जिसके नतीजे में वो खुद हलाक और इनके मुहाफिजों समेत 11 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 8 आम शहरी भी शामिल हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चमन मुंतकिल किया गया है। अस्पताल के हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 7 की हालत तशवीशनाक है, जिसके बायस हलाकतों में इजाफे के इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस वाक़े की जिम्मेदारी ताहाल किसी ने कबूल नहीं की। अफगानिस्तान की सरहद से मुतसिल चमन शहर सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। चमन अफगानिस्तान के दूसरे बड़े शहर कंदहार और दीगर जुनूब मगरबी इलाकों के अलावा वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान आमदोरफ्त की एक अहम गुजरगाह है। चमन में इससे पहले भी बम धमाकों और बदअमनी के दीगर वाक़यात पेश आते रहे हैं। आदिल शाज़ेब, BBC न्यूज़। आइए अब कुछ दीगर अहम मौज़ूआत पर भी एक मुख्तसर नज़र डालते हैं। बरतानवी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले में बरतानिया की सऊदी अरब को असलहे की फ़रोख्त जायज़ करार दी है। हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में इंसानी हुकूक़ के अलमबरदारों की जानिब से दायर किए गए उस केस पर फ़ैसला सुनाया है जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब को फ़रोख्त किए गए हथियार यमन की जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि इंसानी हुकूक़ के बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। रूस ने अमेरिका के साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुश्तरका साइबर सिक्योरिटी यूनिट के क़याम की खबरों को कम अहमियत दी है। क्रेमलिन के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने साइबर सिक्योरिटी पर बात ज़रूर की, लेकिन किसी ने कोई वादा नहीं किया। पाकिस्तान में 1 करोड़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की बड़ी कैंपेन शुरू की जा रही है, जो कि 20 दिन जारी रहेगी। इस कैंपेन का मकसद शुमाल मगरबी पाकिस्तान, वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम कबायली इलाकों और इस्लामाबाद में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना है। पाकिस्तान में रवां बरस पोलियो के 3 केस सामने आ चुके हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रेक्स टिलरसन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तुर्की के साथ अमरीका के कशीदा ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के साथ इस्तांबुल में 6 घंटे होने वाली मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि दोनों ममालिक एक दूसरे का एतमाद खो चुके हैं, लेकिन अब ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, मोसुल में नाम नहाद दौलत इस्लामिया पर इराक़ी फ़ौज की फ़तह की कीमत क्या है, और ये भी कि कैसे शौक़, लगन और किस्मत ने अमीर शाह को मुंबई के एक गरीब इलाके से दुनिया के मशहूर तरीन बैले स्कूल तक पहुँचा दिया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़ की। 9 माह की तवील लड़ाई के बाद इराक़ी शहर मोसुल ने आज़ादी की सुबह देखी। शुमाली शहर मोसुल पर 3 बरस पहले ख़ुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिद्दत पसंद तंजीम ने कब्ज़ा कर लिया था। इराक़ के वज़ीर आज़म ने फ़ौज को इस फतह पर मुबारकबाद दी है। हालांकि चंद मकामात पर अब भी दौलत इस्लामिया के जंगजू मौजूद हैं। ये जीत बहुत बड़ी कीमत पर हासिल हुई है। हज़ारों आम शहरी इस जंग में हलाक हो गए और हज़ारों बेघर। BBC के दिफाई नामानिगार जॉनसन बेल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं खालिद करामत। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मोसुल आज मलबे का ढेर है। यहाँ की हर इमारत महीनों चलने वाली लड़ाई में हुई तबाही की दास्तान सुना रही है। BBC की टीम भी मलबे में जिंदा बचे लोगों की तलाश में मसरूफ़ इमदादी टीम के साथ है, लेकिन ज़्यादातर लाशें ही मिल रही हैं। शदीद गर्मी की वजह से मलबे से सख्त ताफुन उठ रहा है। अली उम्मीद कर रहे हैं कि उनका भाई और उनका ख़ानदान जिंदा हो। चंद हफ्ते पहले इनका घर हवाई हमले की जद में आ गया था। इनके घर को नाम नहाद दौलत इस्लामिया के जंगजू लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे थे। अली ने बताया कि उनकी अपने भाई से इस फ़ोन पर बात हुई थी जब वो इमारत में कहीं फंसे हुए थे, और फिर उनका जवाब आना बंद हो गया। बर्बादशुदा इमारतों में अब अगर कुछ मिल रहा है तो सिर्फ लाशें। इसी दौरान इराक़ी वज़ीर आज़म मोसुल में नाम नहाद दौलत इस्लामिया के जंगजुओं पर हुकूमत की फ़तह का ऐलान करने पहुँचे। उन्होंने इराक़ का झंडा ओढ़ा हुआ था और पिछले 9 महीनों से मोसुल को दौलत इस्लामिया से आज़ाद कराने में मसरूफ़ फ़ौजियों ने इन्हें घेरा हुआ था। नज़दीक ही ये छोटा सा इलाका अब भी दौलत इस्लामिया के कब्ज़े में है। लोग अपने ख़ानदानों के साथ महफूज इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और वो इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जो महीनों से ज़िंदा रहने की जद्दोजहद में लगे रहे हैं, उनके लिए फ़तह का जश्न मनाना मुश्किल है। इन लोगों ने बताया कि इन्हें खाने पीने की शदीद किल्लत का सामना रहा। अपने करीबी रिश्तेदारों को मलबे में छोड़कर जाने को मजबूर ये ख़ानदान दिलों पर लगे गम के धब्बों को ताउम्र मिटा नहीं पाएंगे। छोटी सी उम्र का बड़ा हिस्सा इन मासूमों ने कैद में गुजारा है। 3 साल बाद इराक़ी वज़ीर आज़म ने शहर की आज़ादी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इन लोगों की ज़िंदगी में आज़ादी की ये सुबह बहुत बड़ी कीमत अदा करके तुलू हुई है। मोसुल से नामानिगार जॉनसन बेल की रिपोर्ट। एक नौउम्र इंडियन लड़के की कहानी बैले रक्स के बारे में बनने वाली एक मशहूर फिल्म बिली एलियट जैसी है। इस लड़के को दुनिया के सबसे मशहूर बैले स्कूल में दाखिला मिला है। अमीर शाह एक वेल्डर के बेटे हैं और अपने बहन भाइयों के साथ मुंबई की एक गरीब बस्ती में रहते हैं, मगर सिर्फ 16 बरस की उम्र में अपनी खैर मामूली काबिलियत की वजह से अमीर को न्यूयॉर्क जाने का मौका मिला है। तफसील के साथ समरा फातिमा। इन्हें मुंबई का बिली एलियट कहा जा रहा है। अमीरुद्दीन शाह ने 3 साल से भी कम अरसे पहले बैले सीखना शुरू किया। मेरी ड्रीम है प्रिंसिपल डांसर बनने का बैले थिएटर में, और मैं चाहता हूँ कि मैं डांसिंग करूँ 40 साल, मतलब और 50 साल 60 साल तक। बरस के अमीर को हाल ही में अमेरिकन बैले थिएटर में शामिल किया गया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतने बड़े लेवल तक पहुंच जाऊंगा, और मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कुछ उसके पीछे कि मेरा कुछ होए। बस मैं करने के लिए कर रहा था कि कर लूंगा, कुछ हो जाएगा मेरा। लेकिन सब उल्टा हो गया। उसकी जगह कुछ सब चीज़ पॉजिटिव में बदल गई। I was invited to come to Mumbai to teach ballet,
मुझे मुंबई आने की दावत दी गई ताकि मैं यहाँ बैले सिखाऊं। एक दिन मैं स्टूडियो आया तो मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। उसके पास सब कुछ था। उसके पास इस फ़न के लिए हर हथियार था। वो बड़ी आसानी से रक्स कर रहा था और वो भी बग़ैर तरबियत के। So I asked him if he will come to my ballet class. मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरी बैले क्लास में आएगा, और बस एक ही क्लास के बाद मुझे पता चल गया कि मैंने लॉटरी जीत ली है। उसने फ़ौरन ही बस चंद हफ्तों में बैले के तौर तरीके सीख लिए। यहाँ काफ़ी रुकावटें हैं। सिखाने के लिए कोई मखसूस स्टूडियो नहीं है जहाँ इस फ़न को सिखाने के लिए मुनासिब फ़र्श हो। इसकी तरबियत के लिए मुझे इसे कभी गोदामों में तो कभी सीमेंट के फर्श वाली जगहों और कभी स्कूल के जिम ले जाना पड़ा। अमीर मुंबई के एक नवाही इलाके में अपने वालिदैन और 5 बहन भाइयों के साथ रहते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता बैले के बारे में, और अभी भी नहीं पता उनको कुछ भी बैले के बारे में। दे फील गुड एंड मेरे गांव तक पूरी बात चली गई है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ के सो जाओ, लेकिन करना पड़ता है हार्ड वर्क। पूरा वर्ल्ड मेरे हाथ में आ गया है और बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होगी। सपना पूरा हो जाएगा मेरा, ड्रीम कम ट्रू। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज की सहरबीन का अहम मौजू था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स के मुकदमे में आज पेश होने वाली तफ्तीशी रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के असासों और ज़राए आमदन की तहक़ीक़ात करने वाली जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी हतमी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा करवा दी, जिस पर समाअत के लिए अदालत ने अगले सोमवार का दिन मुक़र्रर किया है। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सहरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तबसरों, तज्ज़ियों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़ की को अब इजाज़त दीजिए।